जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। नागपुर के अंबरसरी स्थित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने संबंधित सांस्कृतिक भवन को तोड़कर अंबेडकरी इतिहास मिटाने की कोशिश की है, जिसे लेकर आज नागपुर के संविधान चौक पर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया गया। इस वक्त अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी भी दी गई। संविधान चौक से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले से सटे परिसर में संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से धरना आंदोलन किया गया, जहां 15 से ज्यादा संगठनों ने भाग लिया था। इस दौरान जो सांस्कृतिक भवन तोड़ा गया है उसे बनाया जाए और आंदोलनकारियों की बुनियादी जरूरतें पूरी की जाए, ऐसी मांग की गई। नागपुर शहर में गए दिन में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी में जो गिराया गया, इसके विरोध में 30 अगस्त को हमने मोर्चा निकाला था कवाड़े सर के नेतृत्व में। उसकी अभी तक कोई भी कार्रवाई या अमल बजावनी नहीं हुई है। हमारी प्रमुख मांगनी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक सांस्कृतिक अंबाझरी यहाँ पर वहीं पे पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसलिए हमने ये आंदोलन की शुरुआत 30 अगस्त से लेकर आज तक की है। आज ये धरने आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, यह आंदोलन कोई बैठने वाला नहीं या सोने वाला नहीं है। ये जागरूकता बड़े ताकत से हम ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हम अपना बाप मानते हैं, वो हमारा श्रद्धेय है और उसका स्मारक यदि गिरा दे तो आम्बेडकर समाज यहाँ पे उनको बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिस कंपनी में यह आम्बेडकर डॉक्टर बाबा आम्बेडकर स्मारक जो गिराया है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नागपुर शहर के दीक्षा भूमि में 1956 में जो दीक्षा दी थी, और वो दीक्षा देने के बाद में दूसरे दिन महानगर पालिका में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सत्कार हुआ और उस यादगार में महानगर पालिका ने खुद अंबाझरी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक बनाया था। ऐसे यादगार वस्तु को जहां नितिन राउत जैसे लोगों की शादी हुई है, ऐसा परिणाम फूकन के माध्यम से उनके कंपनी गिराई है, उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। और सरकार को हमारी प्रमुख मांगनी है कि वहाँ पे वहाँ निर्माण होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। 1994 को आज के ही दिन शीत सत्र के दौरान नागपुर में एक भगदड़ में गोवारी समाज के 114 लोग शहीद हुए थे। इसकी याद में गोवारी शहीद स्मारक बनाया गया, जहां शहर के राजनीतिक हस्तियों समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस दौरान सुलेखा कुंभारे समेत कई गणमान्य हस्तियों ने भी अपनी भावनाएं भी जाहिर की। आज ही वो काला दिन है जब 114 लोग भगदड़ के बीच शहीद हो गए थे। संबंधित घटना के होने से पहले उसी दिन गोवारी समाज के लोगों ने संविधान चौक पर भव्य मोर्चा निकाला था, जिसमें गोवारी समाज के लोगों को नौकरी और बुनियादी जरूरतें पूरी की जाए, ऐसी मांग थी। और एक अर्जी थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार उनकी अर्जी स्वीकार करे और गोवारी समाज के विषय में कुछ विचार करे। लिहाजा ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जब आंदोलन अपने चरम पर था, तब आंदोलनकारियों में से किसी 2 व्यक्तियों ने कौतूहल पूर्वक पुलिस की गाड़ी को देखने और झांकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की नजर पड़ गई और कुछ गलत समझकर पुलिस वालों में से किसी एक ने हवा में फायरिंग कर दी, जिसके बाद संबंधित इलाके में भगदड़ मच गई। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 114 लोगों की जान चली गई थी, जिसे लेकर स्मारक तो बन गया, पर जिस मांग को लेकर लोग शहीद हुए थे उस पर प्रशासन की उदासीनता अब तक कायम है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हस्तियों ने भी अपनी राय जाहिर की है। इस घटना को बहुत दिन से हर साल हम यहाँ पर आके श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी वो दिन मुझे याद है जब यहाँ पर ये घटना हुई थी और कामठी की एक लड़की जो करुणा नेवारे करके इस दुर्घटना में जो शहीद हुई, वो कामठी से बिलोंग करती है और उसका पार्थिव शरीर जो मेडिकल में नहीं मिल रहा था, उसको उठा के पहला पार्थिव शरीर हमने लोगों को सौंपा था। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि गोवारी समाज की जो उस वक्त की मांग थी वो कुछ हद तक पूरी हुई है, मगर बाकी जो मांग है वो अभी तक नहीं पूरी हुई है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे। 28 वर्षापूर्वी याच भूमीवरती धारातीर्थी पडले होते। दरवर्षी आम्ही येतो, दरवर्षी सरकारला आठवण करून देतो, पण सरकारच्या कानामध्ये काही जात नाही। आणि यावेळेस हा लढा आम्ही निर्णायक अवस्थेमध्ये नेणार आहोत। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामधले तिसरी ताकद जेवढे वंचित लोक आहेत, या सगळ्या वंचित लोकांना घेऊन जे प्रश्न केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवलेले आहेत, विशेषतः जाती संदर्भातले,
हे सगळे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टिकोनातून वंचित बहुजन आघाडी निश्चित काम करणार आहे. हे एवढंच या प्रसंगी मी सांगतो. ने कोर्ट में केस दायर की और 14 अगस्त 2018 को नागपुर उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया कि गोवारी यही आदिवासी है और इसके वजह से हमको यूपी शासन ने जात प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र देना चाहिए, लेकिन वो भी आसानी से हमको नहीं मिली और हमने अवमान याचिका महाराष्ट्र शासन पे डाली और 25 मार्च 2019 को नागपुर हाईकोर्ट ने और निर्णय दिया कि इनको ताबड़तोब कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट दो. तो उसी टाइम उसी दौरान हमारी कास्ट सर्टिफिकेट और वैधता प्रमाण पत्र देना शुरू हो गया. इस काले दिन को लेकर इक्वालिटी न्यूज ने भी संबंधित स्थल का जायजा लिया और संबंधित स्थल पर श्रद्धांजलि देने आए लोगों की भावनाएं जाहिर करने का प्रयास किया. 23 अक्टूबर 1994 आज का ही वो दिन है जहां पर शीत सत्र के दौरान गोंड गोवारी समाज अपनी मांगों को लेकर मोर्चा लेकर इसी जगह पर आया था. हालांकि बीते कुछ घंटों में ही ऐसी भगदड़ मच गई जिससे करीबन 114 लोगों की जान चली गई और इसी को श्रद्धांजलि देने आज ये पूरा जनसमुदाय यहाँ पर आया है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की संख्या है और कई नेतागण भी यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं. जिस दिन मतलब 1994 को 23 अक्टूबर को ये लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो मोर्चा आया था, एक आंकड़े के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर थे, ऐसी बात कही जा रही है. और उसी वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद चंद्र पवार जी थे और उनके ही बस आदिवासी गोंड गोवारी समाज की ये मांग थी कि बस हमें नौकरियां मिले, हमारी कुछ बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए. लेकिन अंत तक ये पूरी ना हो सकी. और वैसे भी जैसा कि हमें ये भी जानकारी मिली है कि जब वो आंदोलन हो रहा था तो उस आंदोलन के दौरान जब आंदोलन चरम पर था तभी आदिवासी या गोंड समाज में से किसी एक ने पुलिस वाले के कार में जाकर झांकने की कोशिश की. हालांकि इससे आहत होकर किसी कारण की वजह से पुलिस वाले ने बैक फायरिंग कर दी और इसी से आहत होकर लोगों की भीड़ मच गई, भगदड़ मच गई और जिससे करीबन भगदड़ में 114 लोगों की मौत हो गई. और अब देखना यह है कि 27 साल बीत चुके हैं इस मामले को लेकर. हालांकि गोंड गोवारी समाज की अब तक ये मांग पूरी नहीं हो सकी है. कैमरामैन विशाल रायपुरे के साथ मैं निकेत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए. ओडिशा के बालासोर भुवनेश्वर में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया था. इस वक्त ओडिशा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के सम्मानित किया गया था. साथ ही मध्य प्रदेश बालाघाट से मत्स्य क्षेत्र में शानदार कार्य करने वाले 2 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में संचालक मत्स्य पालन मध्य प्रदेश श्री भरत सिंह एवं उप संचालक मत्स्य उद्योग बालाघाट से श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे को मत्स्य उत्पादन, मत्स्य क्षेत्र विकास एवं मत्स्य संवर्धन के क्षेत्र में देश में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जो बालाघाट जिले के लिए एक गर्व की बात है. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं. तो वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि पारादीप भारत के उन 5 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जिसको प्रमुख मत्स्य बंदरगाहों के रूप में विकसित किया जा रहा है. श्री रूपाला ने मछुआरों, महिलाओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया और डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सरकार महिला मछुआरों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, भरत सिंह, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एंड शशि प्रभा, आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे. पुनः बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. मध्य प्रदेश एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा से विकास कर रहा है. तालियों के साथ एक बार स्वागत होना चाहिए भरत सिंह जी का. बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. इस आयोजन के बाद विवेक कुमार सीईओ जिला पंचायत बालाघाट द्वारा जनपद वाराशिवनी अंतर्गत मुरझट, डोंगरमाली एवं पांडेवाड़ा ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए मत्स्य पालन गतिविधि एवं आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से की जा रही गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया गया,
निरीक्षण के दौरान उप संचालक मत्स्य विभाग शशि प्रभा धुर्वे एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश बालाघाट से राहुल राज भालेकर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। झारखंड में बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित के बैनर तले नियोजन की मांग कर रहे कुछ लोगों को बोकारो मंगलम स्टेडियम में बोकारो इस्पात प्रबंधन के आदेश पर कैद कर लिया गया और उनके साथ बर्बरता से व्यवहार किया जा रहा है। यह आश्रित नियोजन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। नियोजन की मांग को लेकर बीएसएल प्रशासनिक भवन के पास मुख्य गेट पर झारखंड बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बैनर तले आश्रित पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इस दौरान यह प्रदर्शन समाप्त नहीं करने के चलते सभी मृत कर्मचारी के आश्रितों को इस्पात प्रबंधन के आदेश पर पुलिस बल ने बर्बरता की और उन्हें बोकारो मंगल स्टेडियम में ले जाया गया, जहां आश्रितों की स्टेडियम के अंदर आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी है और 2 दिनों से लोग स्टेडियम के अंदर बंद है। स्टेडियम में पुलिस की छावनी लगी हुई है, किसी को मिलने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी मीडिया कर्मी और ना ही किसी संगठन के लोगों को उनके मिलने की अनुमति है। इस वक्त बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के अध्यक्ष नीरज चौबे ने हमारे संवाददाता को उनकी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति यहाँ बहुत ही खराब है। इस वक्त उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रखेंगे। नीरज चौबे, कौन चैनल से आप? इक्वालिटी न्यूज। कह रहे थे सर कि आप लोग को इसे जनसंपर्क तोड़ दिया गया समाज से, क्या सोचते हुए? आप लोग तो रोड के किनारे साइड शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। बोकारो इस्पात प्रबंधन एक अड़ियल रवैया अपनाई है हम लोगों के खिलाफ जी। हम लोग को अमानवीय तरीका से पुलिस के द्वारा यहाँ पे हम लोग को घसीट के यहाँ लाया गया है और बंद कर दिया गया है। हम लोग अभी कैंप जेल में 2 दिन से बंद है और हमारी स्थिति भी खराब है। एक आदमी राजकुमार पाठक कल देर रात हॉस्पिटल भी जा चुके हैं। अच्छा। और आज भी हो सकता है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए। अच्छा। आज हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आज हम लोग जो शाम होते होते अपने पूरे कपड़े खोल के यहाँ बैठेंगे। अच्छा। नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे और जितनी भी ठंड है उसको बर्दाश्त करेंगे जब तक। तो मान लीजिए सर, एक बात बोलना चाहेंगे। मान लीजिए जो आपका दिमाग में प्रोग्राम है कि कपड़ा नहीं पहन के प्रदर्शन करेंगे, तो आपका तो आवाज़ को कैद कर दिया गया है। जनसंपर्क तो बन ही नहीं पाएगा समाज से, तो आपके लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे लोग? जो हमारे संपर्क में हैं हम उनको पूरी तरह से ये मैसेज दे रहे हैं, अपने मोबाइल से दे रहे हैं, मीडिया के थ्रू हम उसको बताने का लोगों में काम कर रहे हैं और आगे भी हम। आप आश्रित कर्मचारी के क्या हैं? हम अध्यक्ष हुए। आप अध्यक्ष हुए हैं। कितने ऐसे लोग होंगे आप? कितनी संख्या आप लोग को लगभग? देखिए अब संख्या बहुत है, 500 के आसपास। हाँ 500। अभी कितने लोग अंदर बंद हैं? हम लोग अभी 50 लोग होंगे। हाँ। 50 लोग की हम लोग 50 से 70 आदमी की हम लोग नियोजन की मांग कर रहे हैं। बस इतना ही हमको मैनेजमेंट दे दे, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, अंदर में कोई साथी जो है आप लोग को ऐसा नहीं ना पताना किया जा रहा है? शांति से खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई खाना पीना हम लोग नहीं खा रहे हैं, अनशन पे हैं। अनशन पे हैं आप लोग, तो ये भूख हड़ताल है। नीरज कुमार जी थे। झारखंड बोकारो से सत्येंद्र टुडू, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के शिक्षाविद एवं मैक्रोविजन स्कूल के संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने अपना घर हूबहू आगरा में बने प्रेम की अद्भुत निशानी दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल की तरह तामीर करवाया है और इस ताजमहल जैसे 4 बेडरूम वाले घर को शिक्षाविद आनंद चौकसे ने अपनी धर्मपत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में दिया है। आनंद प्रकाश चौकसे का ताजमहल के जैसा घर बनाकर अपनी पत्नी को तोहफे में देना इतिहास की याद दिलाता है। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल आज पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरे बाशिंदों की तरह शिक्षाविद आनंद चौकसे को भी बुरहानपुर में ताजमहल का निर्माण का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को ताजमहल की तरह ही यादगार गिफ्ट देने की ठानी और ताजमहल जैसे घर का निर्माण किया, जिसमें कई अड़चनें आईं, लेकिन आनंद प्रकाश चौकसे के अटूट विश्वास के चलते उनकी मातहत तकनीकी टीम ने ताजमहल जैसा मकान बनाने में कामयाबी हासिल की। आनंद प्रकाश चौकसे के ताजमहल जैसा घर बनाने वाले कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसे ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आनंद चौकसे ने उन्हें ताजमहल जैसा मकान निर्मित करने जैसा कठिन टास्क दिया। पहले तो आनंद चौकसे ने इंजीनियरों को 80 फीट ऊंचाई पर यूनिक घर बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के चलते उन्होंने 2 टूक ताजमहल जैसा घर बनाने का असाइनमेंट दिया।
इंजीनियरों ने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इंटरनेट के जरिए ताजमहल की 3D इमेज निकाली। 3 साल की अवधि में ताजमहल जैसा बना घर वास्तविक ताजमहल के क्षेत्रफल की तुलना में 1/3 क्षेत्रफल वाला है। असल में इतिहास बताता है कि मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई थी और ये जिस स्कूल परिसर में हम खड़े हैं वहाँ करीब 17 स्टेट के 1700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। वो पेरेंट्स जब भी इस छोटे शहर में आते थे तो पूछते थे कि भाई बुरहानपुर क्यों फेमस है, क्यों फेमस है। तो उस ज़माने में किसी टेक्निकल रीज़न से ताजमहल नहीं बना था, तो हमने अपने घर को ताजमहल का रूप देकर बनाया है। कितना समय लगा और कितनी आपको जद्दोजहद लगी? नहीं, इसमें जो भी मार्बल वगैरह है वो प्योर है, मकराना का है। चूँकि नया है तो ये ज़्यादा सफ़ेद दिखता है और बाकी कोई जद्दोजहद नहीं। आजकल कारीगर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ज़्यादातर टीम बुरहानपुर की थी, केवल जो इल्ले वर्क है वो आगरा के लोगों ने आकर किया था। इंजीनियर प्रवीण चौकसी के अनुसार यह ताजमहल जैसा बना घर क्षेत्रफल मीनार सहित 90 बाय 90 का है। बेसिक स्ट्रक्चर 60 बाय 60 का है। डोम 29 फीट ऊंचा रखा गया है। ताजमहल जैसे घर में एक बड़ा हॉल, 2 बेडरूम नीचे, 2 बेडरूम ऊपर है, एक किचन है, साथ ही लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम बनाया गया है। सर, जब शुरुआत में आनंद सर ने हम लोगों को ताजमहल बनाने के लिए कहा तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, मतलब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार जिसने भी ताजमहल बनाया वो भी इंसान था, तुम लोग भी बना सकते हो। तो उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला और हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ गए। डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने इसका स्टडी किया। लगभग हम लोगों को 1 महीने का समय लगा उसकी पूरी स्टडी करने में। उसके मेज़रमेंट्स हम लोगों ने उठाए, इंटरनेट के थ्रू लिए, कुछ फिज़िकल मेज़रमेंट्स लिए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और ये सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में फिर हम लोगों ने उसका प्लानिंग के ऊपर काम शुरू किया। लगभग 1 महीने का समय लगा जिसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग शायद ताजमहल बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। सीमेंट की नामचीन कंपनी अल्ट्राटेक ताजमहल जैसे इस घर को इंडियन कंस्ट्रक्टिंग अल्ट्राटेक आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एमपी का अवार्ड से नवाज चुकी है। ताजमहल जैसा घर तैयार करने वाले कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसी बताते हैं कि शिक्षाविद आनंद चौकसी का ताजमहल जैसा घर बनाने का अटूट विश्वास और हिम्मत की बदौलत हम यह काम कर पाए हैं। यह एक संदेश भी है, व्यक्ति अपने सृजन को अटूट विश्वास की ताकत प्रदान करे तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत मांडवा के ग्रामीण सरपंच और सहायक सचिव की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने सरपंच और सहायक सचिव पर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के रुपए निकालकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत मांडवा के ग्रामीण आज भी ऐसे खंडहर मकानों में रह रहे हैं। सरपंच सचिव द्वारा ग्रामीण और फाइलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को पक्का मकान तो दिया गया है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। ग्रामीणों के मुताबिक आंगनवाड़ी भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना और पुलिया निर्माण अधूरा होने की शिकायत की है। सहायक सचिव ने हितग्राहियों से बैंक से पैसे निकालकर ठेकेदारों को दे दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के मकान अब तक नहीं बनवाए गए, जिसकी शिकायत कई बार जनपद सीईओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों से कर चुके हैं। बावजूद इसके इनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीण सरकारी दफ्तरों और अधिकारी के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। उसने वो खाते में पैसा डाल देता, वो साथ में जाता, वो पैसे वो नहीं ले लेता। और बैंक में साथ में आता क्या वो पैसे निकालने के लिए आपके पास में? हाँ, और तुम ही पैसे निकाल के उनको वापस दे देते हो? वो पैसा निकाल लेता, हम वो उसको वो ले लेता। फिर क्या मकान बना कि नहीं? नहीं बना। फिर अब क्या चाहते हो तुम? हम सुखदौर कार्रवाई कर चुके हैं। कंप्लेंट करने आया सर कि मेरा आवाज़ आया था तो सचिव सहायक सचिव ने और मैं मेरा मकान नवाड़ में वही बनाना हुआ चाहता था, क्योंकि सब लोगों का मकान वहाँ पे बना हुआ है अभी भी। तो उन लोगों ने बोले कि तेरा मकान वहाँ पे नहीं बन सकता है, ऐसा करके यहाँ पे बना, और जो हमारा ठेकेदार है उससे तो मकान बना, ऐसा करके, और जो पैसा तेरा है वो पैसे तो हमको दे दे और मकान व तेरा हम हमारे हिसाब से तेरे को ये बना के देंगे, ऐसे करके। और मेरे को नेपाल आया सहायक सचिव ठेकेदार और पैसे लेके वो मेरा मकान अब तक नहीं बना। मैंने उनके पास गया, कम से कम 2-2.5 साल हो गया। मैंने उनके पास जाता तो वो ऐसे बोलते हैं कि तेरा पैसे तू नहीं निकाल के खा गया, अगर
मैं रास्ते में किधर मेरे को वो मिलते तो मेरे को धमकी देते, अगर तो ऐसा कुछ। मध्य प्रदेश से संवाददाता अनिल सोले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के नेपा नगर पालिका परिषद में भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं ठेकेदारों से मिलीभगत के चलते नगर के विकास कार्यों पर रोक लगी है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप के चलते कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ को हटाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, परिषद में भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं ठेकेदारों से मिली भगत के चलते कांग्रेस पार्षदों का धरना प्रदर्शन जारी है। यह आरोप नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद वार्ड नंबर 2 के राजेश पटेल ने लगाए हैं। पटेल ने नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान और नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा पर कांग्रेस पार्षदों के साथ पक्षपात कर कार्य करने का आरोप लगाया है। पटेल का कहना है कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में ही कार्य किए जा रहे हैं, कांग्रेस के पार्षदों के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही नगर पालिका में अध्यक्ष एवं सीएमओ की ठेकेदारों से साठगांठ है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कमीशनबाजी चरम पर है। कांग्रेस पार्षदों द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जिसके कारण इन कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पार्षदों द्वारा नगर पालिका कार्यालय के बाहर सीएमओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, साथ ही भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे भी लगवाए गए। वही पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा को हटाने की मांग की है। पार्षदों द्वारा नगर पालिका के बाहर टेंट लगाकर क्रमिक भूख हड़ताल भी की जा रही है। वही पार्षदों से प्रशासन की ओर तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने मुलाकात कर उनकी समस्या सुन निराकरण करने का आश्वासन दिया, लेकिन उचित कार्रवाई न होने तक पार्षद डटे हुए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि जो पिछले 2.5 सालों में जो हमारे काम थे परिषद के, तो उन कामों के टेंडर होने के बाद ठेकेदारों का हमारे यहाँ काम ना करना, तो वो ठेकेदारों का काम ना करने के कारण काफ़ी समस्या वार्डवासियों को झेलनी पड़ रही है। सेकंड ये है कि जो सीएमओ साहब है, उनका कई समय से हमारे प्रति भेदभाव और पक्षपात किया जा रहा है। तो हम लोगों का ये है कि शासन का जो आदेश था 1 मई 2021 का, कि उन्हें मूल पद पर अपने कार्य करने के लिए भेजा है, तो उन्हें मूल पद पर वो भेजें ताकि यहाँ पर पक्षपात न हो और विकास कार्यों को गति दी जाए। अभी तहसीलदार साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई आपकी? तहसीलदार साहब को हम लोगों द्वारा पूरी हमारी समस्या बताई गई, और तहसीलदार साहब का ये कहना है कि मैं आप लोगों की बात पहुँचा देता हूँ एसडीएम मैडम तक, और सीएमओ साहब से भी चर्चा करता हूँ आप लोगों की जो मांगे हैं उसमें क्या हो सकता है, हम देख के बताते हैं, बात करते हैं। पिछले दिनों आपने कलेक्टर महोदय को सीएमओ के संबंध में कोई लिखित में आग्रह किया था, शिकायत की थी, उस बारे में उधर से कोई जवाब या कुछ? उसमें कलेक्टर साहब का अभी कोई जवाब नहीं आया है, पर उस दिन मौखिक रूप से कलेक्टर साहब से जो चर्चा हुई थी, तो कलेक्टर साहब का ये कहना था कि आप लोगों के जो काम है आप मुझे बता दीजिए। तो हमारे द्वारा साहब को मेल भी कर दिए, काम बता दिए, और मेल के माध्यम से सारी जानकारी भी दे दी। मध्य प्रदेश से अनिल सोले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।